नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने तमाम किताबों में पढ़ रखा है और देखा है कि नेताजी के अचीवमेंट और उनके मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि नेताजी के से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअल में राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी की जो भूमिका है, उनके कार्यों को, राष्ट्रीय आंदोलन की जो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं नेताजी का इतना बड़ा योगदान है जिसे हम कभी भुला ही नहीं सकते। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज आपको बहुत सारे ऐसे तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास करूंगा जो अब तक आपके लिए अछूते रहे। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और एक ऐसे परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पेशे से सरकारी वकील थे और बहुत धनाढ्य परिवार था, बंगाली परिवार था। यदि हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनके प्रारंभिक जीवन में दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं दयानंद सरस्वती बोल गया, स्वामी विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी और अरविंद घोष के विचारों का इनके जीवन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि 15 वर्ष की अल्प आयु में ही नेताजी ने विवेकानंद के जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ, जितनी भी किताबें थी, सारी पढ़ डाली और उन्हीं को आत्मसात करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यदि हम इनके बात करें इनके ग्रेजुएशन की, तो इन्होंने कलकत्ता के स्टैटिस्ट विश्वविद्यालय से 1919 में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से बीए की परीक्षा दी और जब परीक्षा दी तो इन्होंने विश्वविद्यालय में दूसरी रैंक प्राप्त की। आप देख रहे हैं 1919 में इन्होंने बीए की परीक्षा दी। जब इन्होंने परीक्षा दी और उसका रिजल्ट आया, ठीक उसी समय उसी वर्ष एक घटना इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है, जिसे आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस घटना का इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फाइनली ये राष्ट्र की सेवा करने का बीड़ा उठाते हैं और दबे कुचले लोगों का उद्धार करने का मन बना लेते हैं। लेकिन परिवार में इनके पिताजी ये चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर एक बड़े उच्च पद पर आसीन हो, कलेक्टर बने। इसलिए इनके पिताजी ने इनको आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए कहा। आप लोग जानते हैं कि सभी के माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि बड़ा अधिकारी बने हमारा बेटा, लेकिन इनके रंगों में, इनके मन में देश सेवा का जुनून था। इनकी मानसिकता ये थी कि यदि हम आईसीएस से हम कलेक्टर बन भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो ब्रिटिश अधिकारियों के गुलाम हैं, तो हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। ये इस चीज़ को सोचते हुए ये आईसीएस की परीक्षा में बैठने से बच रहे थे। फाइनली एक दिन शाम को इनके पिताजी ने कुछ ऐसी लगी हुई बातें कह दी कि तुम आईसीएस की परीक्षा पास ही नहीं कर सकते हो, तुम इसके लायक ही नहीं। बात दिल पे लग गई, और जब कोई भी बात दिल पे लग जाती है तो फिर उसके परिणाम भी अलग ही आते हैं। फाइनली दूसरे दिन सुबह नेताजी ने अपना बैग उठाया और निकल दिए लंदन की ओर। पिताजी इतने सामर्थ्य थे, इतने उच्च वकील थे कि सारी व्यवस्थाएं, सारी पैसे का अरेंज, आने जाने का सब कुछ उन्होंने कर दिया था। तो फाइनली 1919 में ये आईसीएस की परीक्षा के लिए लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद अब 1920 की परीक्षा में बैठेंगे।
तो 1920 की जो परीक्षा आयोजित हुई उसका रिजल्ट 1921 में आया और ये ICS की परीक्षा में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर समझना, चौथा स्थान यानी कि उस समय जो ICS की परीक्षा होती थी उसमें ब्रिटेन के लोग भी बैठते थे और भारत के लोग भी बैठते थे। कुछ दर्शक ICS मैं कई बार बोल चुका हूँ, ICS का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो ध्यान रखना ICS का मतलब उस समय इंपीरियल सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विस था, यानी कि ये ब्रिटेन की राजशाही के अंतर्गत काम करती थी। तो इन्होंने ICS की परीक्षा चौथी रैंक के साथ उत्तीर्ण कर ली। जब इन्होंने चौथी रैंक के साथ ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, भारत में एक पत्र लिखकर भेजा भाई के पास, उनके भाई शरद चंद्र, उनको पत्र भेजा और कहा कि मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो इनके भाई जो थे इनका काफ़ी समर्थन करते थे, तो उन्होंने भी जवाब में लिख दिया कि यदि तेरा मन है तो छोड़ दे, चला वापस। तो ये 1921 में ही इन्होंने मन में विचार बना लिया कि मुझे इस्तीफा देना है और राष्ट्र की सेवा करनी है। तो राष्ट्र सेवा हेतु इन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वदेश वापस चले आए। 1923 में जब ये वापस चले आए तो वापस आने पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में ये 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब जब ये वापस आ गए तो इनके जीवन पर दो व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तो इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा CR दास का, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी का। तो 1923 से लेकर 1930 तक ये कांग्रेस के युवा व उग्र विचार के नेता थे। युवा व उग्र विचार के नेता, बात समझ रहे हैं, जो आगे हमको इस पूरे टॉपिक की आधारशिला रखने वाला है। 1924 में कलकत्ता में महापौर का चुनाव होना था और उस चुनाव में इनके गुरु, कह सकते हैं राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जो थे, तो चुनाव लड़े और कलकत्ता से महापौर के चुनाव में जो नेताजी ने रणनीतियाँ बनाई, जो प्लानिंग बनाई, जिनकी वजह से नेताजी CR दास जो थे वो जीत गए और CR दास ने इनको अपना CEO अर्थात बहुत पर्सनल व्यक्ति मानते हुए अपना सेक्रेटरी रख लिया। अब सारे काम CR दास के नेताजी देखने लगे, तो धीरे धीरे कांग्रेस में उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। 1927 आते आते कांग्रेस के सचिव बन गए और जब कांग्रेस के सचिव बन गए तो कलकत्ता में ही 1928 में एक अधिवेशन होना था और जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। उस सम्मेलन का सफल आयोजन किया इन्होंने कलकत्ता में। ये जो सम्मेलन का जो सफल आयोजन किया, यहाँ पर ध्यान रखना, इन्होंने जो अपना एक अखिल भारतीय युवा कांग्रेस जो बनाई थी उसके जो सहयोगी थे, उन सहयोगियों को नेताजी ने एक अलग ड्रेस कोड दिया था, खाकी का नेकर और शर्ट टोपी। गांधी जी ने इसी अधिवेशन के समय नेताजी के सहयोगियों का उपहास उड़ाते हुए मजाक में जोकर बोला था। हालांकि नेताजी को ये बात अंदर तक छू गई, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर मजाक में बोला था। अब यहाँ पर समझना कि सफल आयोजन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जैसा कि आप जानते हो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, उसी दौरान इनको अरेस्ट कर लिया गया। नेताजी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, नेताजी जो थे एक अच्छे परिवार के होने के कारण जब भी ये जेल जाते थे तो बीमार पड़ जाते थे। इनका स्वास्थ्य, आप जानते हैं जेलों की, हमारे यहाँ जेलों की हालत क्या है, तो जेलों की जो हालत थी और उस वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ पर जो गंदगी थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि अच्छे घर में थे, अच्छे घर से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, शुरुआत की। तो जब भी ये जेल जाते थे बीमार पड़ जाते थे और सविनय अवज्ञा के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जेल से ही इन्होंने कलकत्ता के मेयर का चुनाव लड़ा और ये जीत गए। जब ये वहाँ से चुनाव जीत गए
तो अब तो भाई चुनाव जीत गए, अब तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाहर आए, और बाहर आने के बाद ये वही अपनी पुरानी गतिविधियों में फिर संलिप्त हो गए, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अंग्रेज़ों से मुक्ति मिले। इसी क्रम में इनको 1932 में एक घटना घटित होती है। नेताजी जो थे बंगाल में एक संगठन चला रहे थे, और उसी संगठन जो इनका युवा कांग्रेस संगठन था, उसी में हिंसा के चलते इनको एक बार पुनः जेल में डाल दिया गया। और ये 1932 में एक बार पुनः जेल में पहुंचे। जब ये जेल पहुंचे तो अंग्रेज इनको छोड़ नहीं रहे थे। अंग्रेज इनको छोड़ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि जैसे ये बाहर आते हैं कोई ना कोई खुरापात करने लगते हैं। फाइनली जब इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो फिर इनको अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा। जब अंग्रेज़ों ने छोड़ा और बहुत सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा दी कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे, आप किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, तो मजबूरन नेताजी को भारत छोड़कर यूरोप जाना पड़ा। ध्यान रखना, नेताजी यूरोप में 1933 से लेकर 36 तक यूरोप में रहे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1933 से लेकर 36 तक नेताजी यूरोप में रहे। और जब ये यूरोप पहुँचे तो वहाँ एक माथुर साहब थे, उनके यहाँ पहुँचे, और वहीं पर जो माथुर साहब थे वो यूरोप में एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्हीं के घर पे इनकी मुलाकात एमली साइकिल से होती है 1934 में। 1934 में नेताजी की मुलाकात एमली साइकिल से होती है, जिनसे आगे चलकर 1937 में इन्होंने विवाह कर लिया। यूरोप में ही इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, हालांकि किताब तो पहले लिखी थी, लेकिन यूरोप में रहकर इन्होंने एक किताब प्रकाशित करने का प्रयास किया, भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, जिसे अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया। इस तरीके से इनकी ये किताब भी प्रकाशित नहीं हो पाई। और अब आप समझ सकते हैं नेताजी के बारे में कि नेताजी जब 1936 में वहाँ से आए और 1938 में, यानी कि लगभग 3-3.5 साल भारत की राजनीति से दूर रहने के बावजूद, उस समय जो इनका 3 और 3.5 साल का जो गैप था, उस दौरान इन्होंने यूरोप की राजनीति को समझा, साम्राज्यवाद और साम्यवाद को समझा, पूरे यूरोप में एक संगठन बनाने का प्रयास किया कि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति कितनी खतरनाक है, जो छोटे छोटे देशों का कितना ज़्यादा शोषण कर रही है। यूरोप के लोगों को इस बात से अवगत कराया, और यूरोप में रहने वाले भारतीय लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक संगठन बना लिया। तो ये जो गैप था, जो 3 साल 3.5 साल जब नेताजी यूरोप में रहे, वो उनके लिए काफ़ी एडवांटेज भरा रहा। यूरोप की राजनीति को समझे। जब वहाँ से ये वापस आए, उसी समय 1938 में कांग्रेस का एक हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, और कुछ राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि नेताजी ने इस अधिवेशन में जितना सुंदर भाषण दिया, इतना अच्छा भाषण था, उस भाषण को सुनकर, उस स्पीच को सुनकर, आपको गूगल पे मिल जाएगा, प्रयास करेंगे सर्च करने का, तो जो भाषण था इनका हरिपुरा अधिवेशन में, उस भाषण से उस समय के जितने भी कांग्रेसी थे हतप्रभ रहे, इनके विचारों से, इनके सोच से। उसके मैं कुछ अंश आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि गांधी जी और नेताजी, जब नेताजी ने हरिपुरा अधिवेशन में भाषण दिया तो वहाँ पर ये बात बताई कि आज़ादी के लिए या किसी भी संगठन के लिए एक सेना होना अनिवार्य है, और सेना के साथ साथ एक
मशीनरी होना अनिवार्य है। और ये जरूरी नहीं कि हमको उनको चलाने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़े। इस प्रकार से इन्होंने इतना ओजस्वी भाषण दिया हरिपुरा अधिवेशन में, और जो यहाँ पर इनके विचार थे इतने आक्रामक थे, और आक्रामकता के साथ साथ इनके पास जो लोगों को मनमोहित करने की जो क्षमता थी वो अपने आप में ही विशेष थी। तो युवा थे, तो जिसकी वजह से इस अधिवेशन के बाद ठीक अगले अधिवेशन में 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, अब एक अधिवेशन हो चुका था। गांधी जी को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी में नेताजी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिए गए। अब अगला अधिवेशन होना था त्रिपुरी में वहाँ पर जो गांधी जी का प्रत्याशी थे वो पट्टाभी सीतार मैया थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शख्स उस समय जो गांधी जी के खिलाफ लड़ गया, समझ सकते हैं कि देश के बापू गांधी जी उस समय महान लीडर हुआ करते थे। गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो महान नेता थे, जिनके पास ये काबिलियत थी कि अपनी बात को लोगों से कैसे मनवाया जाए, और राजनीति में कैसे लोगों को जो अपने विरोधी हैं उनको कैसे किनारे किया जाए। विरोधी का मतलब गांधी जी का कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी किसी से, सिर्फ विचारों की दुश्मनी थी। विचारों का अलग अलग विचारों का होना था। नेताजी जिस प्रकार से आक्रामक रूप अपनाए हुए थे, उसी प्रकार से गांधी जी का रूप जो था वो बड़ा ही सत्य और अहिंसा का मार्ग था। यहाँ पर एक पॉइंट और समझना, गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी का मानना ये था कि हमारा जो गोल है, हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। यानी उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी पवित्र होना चाहिए, साधन पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मंजिल पवित्र हो, गोल पवित्र हो, साधन हमारे अपवित्र हो। लेकिन नेताजी का यहाँ पर मानना अलग था। नेताजी मानते थे हमारा गोल पवित्र होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि हम कैसे गोल पर पहुँचें। उस गोल पर पहुँचने के लिए यदि हमको सत्य और अहिंसा के मार्ग से अलग भी हटकर चलना पड़े तो चलना चाहिए। यहीं पर विचारों में भिन्नता थी नेताजी और गांधी जी के मध्य, जिसका परिणाम क्या हुआ कि त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतार मैया को उतारा, और नेताजी गांधी जी को चैलेंज करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ गए, जिसमें से 1580 वोट नेताजी को मिले और 1300 समथिंग कुछ वोट इनको मिले, 1300 के आसपास, और कुल मिलाकर ये लगभग 270 वोटों के अंतराल से ये हार गए। जब पट्टाभी सीतार मैया हार गए मतलब गांधी जी की हार होगी। पट्टाभी सीतार मैया का हारना मतलब गांधी जी का हारना। अब नेताजी ने अपना अध्यक्ष के साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसके साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि गांधी जी कितने बड़े लीडर थे। गांधी जी का प्रत्याशी हार गया, लेकिन जो कांग्रेस की कार्य समिति थी, इस कार्य समिति को गांधी जी ने इस्तीफा दिलवा दिया, त्यागपत्र दिलवा दिया। अब बताइए, अध्यक्ष के जो कार्यकारी लोग हैं जब वही काम नहीं करेंगे, जब उनके अंदर ही कम्युनिकेशन नहीं होगा अपने अध्यक्ष के प्रति, तो अध्यक्ष काय का अध्यक्ष है। तो गांधी जी की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है। गांधी जी ने यहाँ पर
जो कुल 14 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, उनमें से 12 लोगों का इस्तीफा दिलवा दिया, त्याग पत्र दिलवा दिया। अब बचे 2 लोग, एक तो स्वयं नेताजी और एक दक्षिण के थेवर, दक्षिण भारत के 2 ही लोग बचे। इन दोनों लोगों ने मिलकर त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद जो इनके साथ के लोग थे, नेताजी के साथ के लोग थे, जो समर्थक थे, उनके साथ मिलकर एक अलग संगठन बना लिया और उस संगठन का नाम रखा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 23 जून 1939 को इन्होंने अपना क्या बना लिया, एक अलग संगठन बना लिया और उस संगठन का नाम ही क्या रखा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 से 45 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, गांधी जी और नेताजी के बीच यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। कैसे होता ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है, उसी समय लॉर्ड लिनलिथगो, जो भारत का वायसराय था, उसने घोषणा कर दी कि भारत की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से भाग ले रही है। मतलब भारत के वायसराय ने भारत के लोगों से, भारत की जनता से, भारत के राजनीतिक दलों से, भारत के प्रमुख लीडरों से पूछा ही नहीं और उसने ये घोषणा कर दी कि भारत की जनता ब्रिटेन की ओर से लड़ेगी। नेताजी ने इसका विरोध किया और नेताजी ने ही नहीं, सभी ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि आप लोग जानते हैं कि सभी जो राज्य थे, 8 राज्य थे, उन राज्यों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। जो प्रांतीय सरकारें थीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहीं पर नेताजी ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, यही वो समय है जिसमें आपको एक विशाल आंदोलन छेड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उधर परेशान है और ये सही मौका है, ये सही वक्त है। इसी समय यदि हम लोग एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही अंग्रेज यहाँ से भयभीत होकर भाग जाएंगे। गांधी जी की विचारधारा क्या थी? गांधी जी का मानना था कि यदि आपका दुश्मन परेशानी में है, समस्या में है, तो उसकी समस्या का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ऐसे समय पर उससे आप अपनी मन मर्जी या अपनी बातें मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये गांधी जी का विचार है। यहाँ पर ये दोनों लोगों के विचार हम लोगों ने समझ लिए। अब साथ में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या राय थी इन लोगों की, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके प्रारंभ किया है, तो जर्मनी एक साम्राज्य विस्तारवादी नीति चलाना चाहता है, यानी हिटलर शाही लाना चाहता है, फांसीवाद है, नाजीवाद है, फासिस्टवाद है। पूरी दुनिया में सेना का शासन लाना चाहता है, जबकि ब्रिटेन जैसे देश लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर जनता का शासन है, लोकतांत्रिक देश। तो ये जो मित्र राष्ट्र हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये गांधी जी का विचार था। लेकिन अब यहाँ पर समझना चाहिए नेताजी का विचार क्या था द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। जैसा गांधी जी का विचार था कि मित्र राष्ट्र सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब प्रजातांत्रिक देश हैं, वह लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जबकि जो धुरी राष्ट्र हैं यानी कि जर्मनी और जापान है, ये क्या कर रहे हैं? ये लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, यानी साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं। ये तो मानना गांधी जी का था। लेकिन नेताजी का मानना क्या था? नेताजी का मानना ये था कि ये हमारे लिए दोनों ही बेकार है। क्यों? वो इसलिए, यदि ये प्रजातांत्रिक देश की आधारशिला से युद्ध लड़ रहे हैं ब्रिटेन वाले, तो भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करने में इनको दिक्कत क्या है?
यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ चुनाव करवा देना चाहिए, यहाँ पर प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की स्थापना कर दी जानी चाहिए। यहाँ तो ये नहीं कर रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो हमारे लिए कैसे ब्रिटेन वाले अच्छे हो। और हिटलर तो है ही, वो तो फांसीवाद, नाजीवाद, इसका समर्थक है ही, तो हमारे लिए वो भी बेकार है। ये विचार था नेताजी। नेहरू जी का विचार क्या था? नेहरू जी का विचार ये था कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, इस विश्व युद्ध में हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए कि नेताजी के विचारों से थोड़ा तटस्थ थे। नेताजी के विचारों से नेहरू जी के विचार थोड़ा तटस्थ थे, लेकिन नेताजी का मानना यह था कि हमको जर्मनी की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हमको गुलाम बनाए हुए। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि हमें तटस्थ रहना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए आज़ादी का। तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय तीनों लोगों के विचार हो गए। नेताजी ने कहा गांधी जी से कि आप एक बड़ा युद्ध करें, एक बड़ी योजना बनाएं। लेकिन गांधी जी ने, अब कांग्रेस की बात करते हैं, गांधी जी ने ये कहकर मना कर दिया कि कांग्रेस इस समय बड़ी कमज़ोर है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस इस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि एक बहुत बड़े आंदोलन को चलाया जा सके। देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर है। इस प्रकार के ताने देकर कांग्रेस यानी गांधी जी, नेहरू जी ने पल्ला झाड़ लिया और यहाँ पर कोई भी बड़ा आंदोलन चलाने से इनकार कर दिया। तो जब इस प्रकार की एक्टिविटी कोई व्यक्ति करेगा, गांधी जी को उकसाने का प्रयास करेगा, तो इसकी जानकारी अंग्रेजों को भी तो होगी। जब अंग्रेजों को इसकी जानकारी मिली तो नेताजी को उठाकर जेल में डाल दिया। जब नेताजी को जेल में डाल दिया तो नेताजी जैसे ही जेल में पहुंचे बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने के बाद अंग्रेजों ने ये तय किया कि नेताजी को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया जाए और सीआईडी का पहरा लगा दिया जाए। तो नेताजी को उन्हीं के घर में बंद कर दिया गया और सीआईडी का पहरा लगा दिया गया। और नेताजी अपने घर में ही रेडियो पर न्यूज़ में सुनते थे कि जर्मनी ब्रिटेन को पीट रहा है, लगातार परेशान करता चला जा रहा है। बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अंदर ही अंदर नेताजी के ये उबाल आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको उठना चाहिए। ये वक्त घर में बैठने का बिल्कुल नहीं है। यही तो वो समय है जिसका हमें इंतजार था। ब्रिटेन इस समय हालत खराब है, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमें ब्रिटेन को पराजित कर देना चाहिए। ये सब सोचते हुए अपने भतीजे सिसिर बोस को बुलाया और 17 जनवरी 1941 को एक जियाउद्दीन पठान का गेटअप पहनकर घर से भागने में सफल हुए। अब आप समझ सकते हैं कि जब इनके भतीजे शिशिर कुमार बोस इनको घर से निकाल रहे थे, उस समय सीआईडी का पहरा भी था और नेताजी ने पठान का एक वेश धारण करके रूप बदल कर वहाँ से निकले और बिहार में एक स्टेशन पड़ती है गोगा, उस स्टेशन से नॉर्थ फ्रंटियर एक ट्रेन पकड़कर ये पेशावर पहुँचे। जब ये पेशावर पहुँचे, इधर सीआईडी को जानकारी मिल गई, नेताजी घर से फरार हो गए। जब नेताजी घर से फरार हो गए, इसकी जानकारी सीआईडी को मिल गई, तो सीआईडी ने अंग्रेज़ हुकूमत को इन्फॉर्म किया और अंग्रेज हुकूमत ने इनके पीछे एक हत्यारा दस्ता लगा दिया। नेताजी जब पेशावर पहुँचे तो वहाँ पर इनकी मुलाकात, पहले तो ये अकबर शाह के घर पहुँचे और अकबर शाह ने नेताजी की मुलाकात भगत राम तलवार से करवाई।
जो कीर्ति किसान पार्टी के सदस्य थे। तो कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से मुलाकात करवाई। इस भगत राम तलवार के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये बड़ा ही फेमस नाम है, आप लोग इसको याद रखेंगे और इसके कारनामों से आप हतप्रद रह जाएंगे। यहाँ तक कि अब तक के इतिहास में इससे बड़ा कोई जासूस हुआ ही नहीं। बस इतना आप शब्द अभी समझ लेंगे, आगे चलकर हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि इसने जासूसी के वो कारनामे किए जो आज तक आप सोच नहीं सकते, अकल्पनीय। तो भगत राम तलवार से जब नेताजी मिले और नेताजी जर्मनी जाना चाहते थे, तो भगत राम तलवार ने जो है इनको काबुल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। तो भगत राम तलवार ने मोहम्मद अली का भेष धारण किया और नेताजी ने जो है वही जियाउद्दीन पठान वाला गेटअप लेकर आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत ये थी कि पेशावर से आगे जाने पर, काबुल की ओर जाने पर जंगलों में उधर बहुत जनजातीय टाइप के लोग थे, बड़ी आदिम जनजातियाँ थी और नेताजी को बंगाली भाषा आती थी, भाषा का बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से नेताजी को गूंगा बनना पड़ा वहाँ पर। यानी कि नेताजी गूंगे का गेटअप लेकर पहुँचे काबुल। जब काबुल पहुँचे तो काबुल से ये रूस जाना चाहते थे, मॉस्को जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद काबुल में इनकी मुलाकात होती है कोई मल्होत्रा करके शख्स थे काबुल में। मल्होत्रा जी से इनकी मुलाकात होती है और उनके घर पर रुकते हैं। उन्हीं के सहयोग से ये इटली, रोम, इटली एम्बेसी से एक पासपोर्ट बनवाते हैं इटली की नागरिकता का, वहाँ जाने का। अर्नले मेजोटा नाम से एक पासपोर्ट बनवाते हैं इटली की एम्बेसी से और उसी पासपोर्ट के बूते काबुल से ये मॉस्को पहुँचते हैं और मॉस्को से फिर ये रोम यानी इटली पहुँचते हैं और रोम से ये फाइनली जर्मनी पहुँचते हैं। तो जब ये अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुँचे, ध्यान देना मेरे भाई, पेशावर से काबुल कितने मील का सफ़र होगा। ये सफ़र इन्होंने पैदल काटा, पैदल चल कर गए। आप सोच सकते हैं पैदल पेशावर से काबुल कितना लंबा डिस्टेंस होगा। चलो बात करते हैं आगे भी। तो जब ये जर्मनी पहुँचे अप्रैल 1941 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी ने बहुत सारे अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों को बंदी बना लिया था और अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों में ही भारत के भी लगभग 4000 सैनिक थे। यहाँ पर 4000 सैनिकों को जर्मनी ने बंदी बना रखा था। जब इनको बंदी बना रखा था, उन्हीं सैनिकों, देखो यहाँ पर क्या होता है, जर्मनी में होता क्या है। तो जर्मनी में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से नेताजी मिलते हैं, तो वहाँ पर जो हिटलर था, हिटलर से भी मुलाकात नहीं हो पाती और प्रशासनिक अधिकारियों से जब मुलाकात होती है तो वो नेताजी से कहते हैं कि लगभग आपके 4000 सैनिक, आपके देश के लगभग 4000 सैनिक जो ब्रिटेन की सरकार में नौकरी करते थे, उनको हमने बंदी बना रखा है। जब उनको बंदी बना रखा है तो नेताजी उनसे मिलने की इच्छा करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये कहकर पहले रोकते हैं कि वो बड़े आदिम हैं, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के हैं, यदि आप उनसे बिना सुरक्षा के साथ मिलेंगे तो आपकी जान माल को खतरा है। नेताजी कहते हैं वो सैनिक तो हमारे देश के ही हैं, मुझे उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना है। और नेताजी जो है उन 4000 सैनिकों से मिलते हैं और मिलने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक उनको इस तरीके से भाषण देते हैं कि वो 4000 सैनिक इतने प्रभावित होते हैं नेताजी से कि सर्वप्रथम, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सर्वप्रथम इन्हीं 4000 सैनिकों ने
सुभाष चंद्र बोस जी को अपना नेताजी माना था, नेता बोला था। कुछ लोग इतिहास में लिखते हैं कि सर्वप्रथम हिटलर ने बोला था। तो यहाँ पर समझ लेना, जब 4000 सैनिकों ने इनको नेताजी बोला तो इस बात से जब हिटलर को जानकारी मिली कि वह 4000 सैनिक नेताजी के कहने पर अब भारत की ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हिटलर खुश हुआ कि वाकई में इस शख्स में कुछ काबिलियत है। तब हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया। वहीं पर इन्हीं लोगों के संगठन को ही फ्री इंडिया लीजन का नाम दिया गया और जर्मनी में ही मुक्त भारत केंद्र की स्थापना की। यानी कि जो भी यूरोप में भारतीय लोग थे उनका जो संगठन था उसी संगठन से जोड़ने का प्रयास किया। नेताजी ने मुक्त भारत केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया। अब यहाँ पर समझना कि नेताजी 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हो गया। हाँ जी हाँ, इधर समझना, जापान जो था वो इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में, जैसे बर्मा, मलाया, सुमात्रा, सिंगापुर, इन क्षेत्रों को उसने जीत लिया। सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। जापानी कत्लेआम मचाए हुए थे, इधर लगातार जीतते चले जा रहे थे और लास्ट में आके सिंगापुर को भी जब जीत लिया, सिंगापुर में इस कदर जीते कि वहाँ पर जो अंग्रेज सेनापति हुआ करते थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो मैदान छोड़कर भाग गए तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर एक संगठन बन गया। कैसे संगठन बन गया? जब एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी थी और उसका मैन लीडर वहाँ से चला जाए और ये कहकर चला जाए कि आज से आप ब्रिटेन की सरकार के नौकर नहीं हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये आप डिसाइड करेंगे। तो एक सैनिक तो सैनिक होता है, तो उन सैनिकों के समूह का जो नेतृत्व किया वो कैप्टन मोहन ने किया। तो कैप्टन मोहन ने कहा तो हम ब्रिटेन की सरकार से क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, हम रहने वाले कहाँ के हैं, हिंद के हैं और हमारा बेसिक कर्तव्य क्या है, हम फौज हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगापुर में किसका गठन हुआ, आज़ाद हिंद फौज का। किसने किया? कैप्टन मोहन ने किया, जो ब्रिटेन की सरकार में नौकरी करते थे, ब्रिटेन के सरकार के नौकर थे। तो उनका पूरा संगठन बन गया, उनकी एक सेना बन गई। लगभग 50,000 सैनिकों की सेना थी कैप्टन मोहन के नेतृत्व में। वही क्या कहलाई? आज़ाद हिंद फौज। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि 1912 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली दरबार लगा था उसी समय लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था उसकी गाड़ी पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। और रास बिहारी बोस के साथ और भी लोग थे, बाकी सब पकड़े गए थे, लेकिन रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए। तो रास बिहारी बोस जब जापान चले गए थे तो इन्होंने जापान जाकर एक संगठन बनाया। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जो रहने वाले लोग थे, भारतीय लोग थे, उनका एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। IIL की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। और इसकी लगातार इन्होंने बैंकॉक और टोक्यो में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये तय किया गया, जापान का उस समय जो राजा हुआ करता था जापान का, हियो, और वहाँ का प्रधानमंत्री जो था तो तोजो। तो प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री ने जब IIL की मीटिंग की और इधर INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थे, IIL की बैठक बैंकॉक और टोक्यो में हुई और ये जो आज़ाद हिंद फौज थी सिंगापुर, तो ये दो संगठन उधर बन गए, एक संगठन जर्मनी में बन गया। अब हिटलर ने ये विचार किया क्यों ना ये सारे संगठनों को मिलाकर एक बड़ी फौज बनाई जाए। हालांकि इसका विचार रास बिहारी बोस का था, लेकिन सुझाव हिटलर ने। तो रास बिहारी बोस ये चाहते थे कि ये जो हमारे पास IIL है और ये जो आज़ाद हिंद फौज है और जर्मनी में जो सैनिक हैं, इन सब का नेतृत्व नेताजी करें, ये रास बिहारी बोस चाहते थे। अब रास बिहारी बोस तो जापान में बैठे हैं और नेताजी जर्मनी में बैठे। अब कैसे पहुँचे?
कैसे पहुंचे सिंगापुर, यह सुमात्रा। तो इधर रास बिहारी बोस ने यह तय किया कि हम इधर के सारे संगठन की सेना लेकर सुमात्रा पहुंच रहे हैं, और उधर से जर्मनी से, यदि आपको भौगोलिक जानकारी है तो जर्मनी से हिटलर ने अपना एक जहाज भेजा। उस जहाज का नाम था, कहीं पर मैंने जहाज का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है कहीं, नहीं लिखा, U-180, U-180 ये लिखा है, U-180, यानी ये जर्मनी की बोट थी, एक जर्मनी का जहाज था। उस जहाज से नेताजी जर्मनी से कहाँ पहुंचे, हिंद महासागर में मेडागास्कर। और इधर जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने अपना एक पनडुब्बी भेजी, कहाँ, नेताजी को लेने मेडागास्कर। पनडुब्बी का नाम था I-29। यहाँ पर एक समझने वाली बात, दो राष्ट्र और अहम राष्ट्र। जर्मनी की उस समय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से काफ़ी ठीक ठाक थी, लेवल में थी, अच्छा देश था जर्मनी, डेवलप कर चुका था, बड़ा पावरफुल था। जर्मनी जैसा देश किसी एक शख्स को अपने स्पेशल जहाज में तब भेज रहा है जब वह स्वयं युद्ध में जुटा हुआ है, युद्ध में संलिप्त। तो आप समझ सकते हैं नेताजी की अहमियत को समझ सकते हैं। तो इतना लंबा सफ़र जर्मनी से पूरे निकलकर अटलांटिक ओशियन से हिंद महासागर तक आना, और फिर इधर से I-29 जो जापान की बोट थी, जो जापान की पनडुब्बी थी, उस पनडुब्बी से सुमात्रा जाना अपने आप में ही एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि अब नेताजी कोई युवा नहीं थे, नेताजी कोई युवा नहीं थे, अब नेताजी कोई युवा नहीं थे। फरवरी से मई के बीच में ये यात्रा हुई जर्मनी से सुमात्रा। आप समझ सकते हैं, यदि आपको या हमको, किसी भी आम नागरिक को समुद्र की यात्रा करनी होती है, उससे पहले सरकार ट्रेनिंग करवाती है, नौसेना ट्रेनिंग करवाती है कि कैसे समुद्र के वातावरण में आपको सामंजस्य बिठाना है, कहाँ पर ठंड होगी, वहाँ पर कैसे आपको एडजस्ट करना है। और ये बंदा उन सब चीज़ों से बेखबर, ऐसा काम कोई पागल दीवाना नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना, जिसे अपने जिस्म के, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं, सिर्फ भारत माता से प्रेम, और इतना प्रेम, इतना लगाव कि कोई शख्स ना मौसम की परवाह, ना समुद्री तूफान की परवाह, और चला जा रहा है जर्मनी से समुद्री रास्ते, और उसी समय युद्ध भी चल रहा है। सोचने वाली बात, उस ड्यूरेशन में भी ये बंदा चला है। क्या कमी थी उनके घर में? बाप सरकारी वकील थे, घर में उस समय मर्सिडीज हुआ करती थी, 1941 में। आप जानते हो कि 1941 में यदि एक गांव में कहीं रेडियो आ जाता था तो पूरा गांव देखने जाता था, अरे उनके घर रेडियो आया है। किसी के घर साइकिल आ जाती थी तो लोग देखने जाते थे कि उनके यहाँ साइकिल आई है, पूरा गांव देखने जाता। उस समय इनके घर में मर्सिडीज हुआ करती थी, जो 2-4 साल पहले 1937 के आसपास खरीदी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा परिवार। उनको क्या पड़ी थी, देश आज़ाद कराने, तो अच्छा खासा खा ही रहे थे ना, पी रहे थे, बढ़िया रह रहे थे। तो ये सुमात्रा पहुँचे, और सुमात्रा पहुँचने पर वहाँ पर ये सारी सेना जो संगठित हो रही थी, जापान में जो सेना थी IIL वाली, जो रास बिहारी बोस वाली, और इधर कैप्टन मोहन वाली, इस पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए नेताजी बर्मा, सुमात्रा, इन क्षेत्रों को विजिट करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। और जब अंडमान को जीता, अंडमान निकोबार को जब जीता, वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया, तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। और वहीं पर इन्होंने पहली बार
आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, स्वतंत्र, ऐसे समझ सकते हैं स्वतंत्र सरकार, पहली सरकार बनाई है जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकार बना दी, कहा कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, और इनकी सरकार को उस समय 9 देशों ने मान्यता दी। अब आप समझ सकते हैं कि जब नेताजी ने बर्मा जैसे क्षेत्र भूभाग जीतने के बाद, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा जैसे क्षेत्रों को जीतने के बाद, इधर पूरा अपनी 50,000 वो सेना और IIL सेना और 4,000 जो जर्मनी में थी उस सेना को भी भारत लाने की तैयारी हो रही थी। तो ये पूरी सेना को संगठित करने के बाद इन क्षेत्रों पर जीत हासिल की, और जीत हासिल करने के बाद यहाँ पर आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की सरकार बनी। 1944 में इसी आज़ाद हिंद सेना ने कोहिमा और इम्फाल इन क्षेत्रों को भी जीत लिया। भाई हम बता रहे हैं आपको, बर्मा से निकलते हुए कोहिमा और इम्फाल को भी जीत लिया। और जीतते हुए यहाँ पर ध्यान देना कि जब बर्मा को विजित किया तो बर्मा में ही इन्होंने एक रेडियो चैनल से गांधी जी के नाम एक संदेश दिया। प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपिता, तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट और छूट गए, उनको भी मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब ये सुमात्रा पहुंचे और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इन्होंने वर्चस्व बनाया, जापानी पहले से ही कब्जा किए हुए थे, तो उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे उन लोगों को संगठित कर रहे थे। उसी समय इन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जितने भी यहाँ पर रहने वाले भारतीय थे उनसे ये आह्वान किया, यदि मेरे साथ आ जाओगे तो निश्चित ही मैं आज़ाद करा दूंगा भारत। तो लोग इनके साथ जुड़ने लगे। और रंगून में जब ये दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत की ओर प्रवेश कर रहे थे, उसी समय रंगून के एक रेडियो चैनल से नेताजी ने एक संबोधन किया राष्ट्र के नाम, जैसा अभी मोदी जी कर देते हैं कभी कभी क्या, तो मोस्टली ज़्यादा ही होता है, आप लोग जानते हैं कितना होता है। तो जब नेताजी ने रंगून के रेडियो चैनल से अपना संबोधन किया, उसी समय नेताजी ने कहा, हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मैं एक शुभ कार्य करने जा रहा हूं, और उस शुभ कार्य के लिए आपके आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना का आकांक्षी हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं एक बहुत पुण्य और एक बड़ा कार्य करने जा रहा हूं। मतलब समझ रहे ना? तो जब ये बर्मा से निकले तो इम्फाल और कोहिमा को भी जीत लिया इन्होंने। जब इन क्षेत्रों को जीत लिया जापानियों के सहयोग से, जापानी सेना भी इनके साथ आ गई थी, उनके सहयोग से जीत लिया, और जीतने के बाद ये भारत में प्रवेश करने लगे। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना होगा इस भगत राम तलवार का। ये शख्स जो था, ये रूस का, जापान का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, सभी देशों का जासूस था। आप सोच रहे होंगे सर एक बंदा इतने सारे देशों का जासूस कैसे हो सकता है? जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका कोड नाम सिल्वर था, सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और इसी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसी ने ब्रिटेन सरकार को ये सूचना दे दी कि आज़ाद हिंद के सिपाही, यानी आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी का गठबंधन भारत में इसी दिशा से, यानी पूर्वी दिशा से प्रवेश करने वाला है। और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी से बढ़ते हुए आगे बंगाल और असम, बंगाल, मणिपुर, इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए गंगा के मैदान तक पहुंचकर, और ये बात नेताजी जानते थे कि यदि हम ये पहाड़ी इलाका निकल गए, जिसे आप लोग 7 सिस्टर बोलते हैं, वो रास्ता यदि हम निकल कर यदि उत्तर भारत में गंगा नदी के तराई क्षेत्र में पहुंच जाते हैं या मैदानी भाग में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने घने गांव हैं, इतनी जनसंख्या ज़्यादा है कि वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचेंगे
और उनको पता चलेगा कि हम आए हैं, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने आए हैं, तो वो जो हमारी सेना है 50,000 वो 2 लाख के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। ऐसा नेताजी का मानना था और ठीक भी मानना था, कोई गलत मानना नहीं। दुर्भाग्यवश इसी भगत राम तलवार ने ये जानकारी ब्रिटेन की सरकार को दे दी और ब्रिटेन की सरकार ने थल सेना और वायु सेना के सहयोग से मणिपुर, नागालैंड, इधर म्यांमार, इस क्षेत्र में इतने गोले बरसाए ऊपर से कि आज़ाद हिंद सेना के अधिकांश सिपाही वहीं पर शहीद हो गए। जो कुछ बचे उनको थल सेना ने या तो बंदी बना लिया, पकड़ लिए गए और पकड़ने के बाद उनको बंदी गृह ले जाया गया। इन्हीं में से अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन शख्स की जो आज़ाद हिंद फौज ही नहीं, इस इतिहास में ऐसे शख्स हैं, थोड़ा सा मैं नाम यहाँ पर ले देता हूँ, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और ढिल्लो। ये 3 वो शख्स हैं जो आज़ाद हिंद के सिपाही थे और जिन्होंने पूरे इतिहास में, यदि ये 3 सिपाही न पकड़े जाते तो किसी भारतीय को आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो जानकारी आज है शायद वो ना होती। तो उनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे और पूरा INA के सारे कार्यों को हम लोग देखेंगे, कैसे लाल किले पर उनका मुकदमा चलाया गया और खुली अदालत में चलाया गया, आम जनमानस के सामने चलाया गया, कौन कौन उसमें लड़ा, क्या हुआ, तो सारी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।